हेलो एवरीवन, अध्ययनशाला क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सहसंयोजक बंध यानी कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे उसको कैलिब्रेट किया जाता है और कौन कौन से अटैकिंग रिजल्ट होते हैं, वो सारा का सारा हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन के दौरान कौन कौन से फैक्टर यानी कौन कौन से इफेक्ट होते हैं जो उनको प्रभावित करते हैं यानी कि इफेक्ट करते हैं, तो उन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहला एक इफेक्ट आता है जो इलेक्ट्रॉन का होता है, और इलेक्ट्रॉन के इस इफेक्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन का विस्थापन। इलेक्ट्रॉन का विस्थापन, तो इलेक्ट्रॉन का विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यूं भी कह सकते हैं हम कि ये एक इफेक्ट होता है जो इलेक्ट्रॉन के विस्थापन पर आधारित है। इलेक्ट्रॉन के विस्थापन किस में क्या होता है बेटा, कि किसी अणु में, मानो कि ये अपना एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, किसी अणु में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का, बंध के इलेक्ट्रॉन का किसी एक और या तो इस साइड या इस साइड, किसी एक साइड में क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का एक तरफ शिफ्ट होना क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन का विस्थापन यही होता है। इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हमने जब हम कोवलेंट बॉन्ड पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने देखा था कि बॉन्ड को हमने दो तरीके से कैलिब्रेट किया था। कितने तरीके से? दो तरीके से कैलिब्रेट किया था। पहला तरीका अपना ये था कि इलेक्ट्रॉन को अपन इस तरीके से तोड़ें कि मॉलिक्यूल्स पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरीके से विस्थापित हो जाएं कि बॉन्ड को तोड़ने पर अपनी अपनी ओर वो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आ जाए, जिससे एक स्पीशीज बनती है जिसे इंटरमीडिएट कहते हैं, मध्यवर्ती कहते हैं, मध्यवर्ती स्पीशीज कहते हैं, और वो मुक्त मूलक कहलाती है। क्या कहलाती है? मुक्त मूलक। तो ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन का विस्थापन, बट ये विस्थापन बॉन्ड क्लीवेज पर है यानी कि बंध को तोड़ने पर है। एक और हमने देखा था लास्ट क्लास में कि जब बॉन्ड को इस तरीके से कैलिब्रेट किया जाता है, इस तरीके से तोड़ा जाता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु पर शिफ्ट हो जाए या विस्थापित हो जाए, तो उससे जिस तरफ ये शिफ्ट होता है उधर नेगेटिव चार्ज और जिधर से ये शिफ्ट होता है उधर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इससे दो प्रकार की स्पीशीज बन रही थी। कौन कौन सी? एक तो नेगेटिव वाली और एक पॉजिटिव वाली, ठीक है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वाली दो स्पीशीज का निर्माण इसमें हो रहा था। ये भी एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन का विस्थापन ही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन है ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का विस्थापन ही है, बट यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये तो बॉन्ड तोड़ने पर था। ये इलेक्ट्रॉन का जो विस्थापन है ये बॉन्ड तोड़ने पर नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स में होता है, यानी कि अणु के अंदर ही मौजूद होता है। अणु के बॉन्ड जो होते हैं, अणु में जो परमाणु होते हैं जो बंध बनाते हैं, उनके बंध के इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। वह बंध के इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, किसी एक परमाणु की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। तो एक परमाणु की ओर शिफ्ट होने को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का विस्थापन किसी एक परमाणु की तरफ हो जाता है। और ये कब होता है? जब अपना अणु ऐसे परमाणु से बनता है कि दोनों परमाणु असमान हो, यानी कि जिस अणु बनाने वाले जो परमाणु होते हैं वो दोनों क्या हो? असमान। असमान मतलब इसका ये है, असमान, यहाँ असमानता से मतलब ये है बेटा कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, विद्युत ऋणता, वो आपकी क्या होनी चाहिए? असमान होनी चाहिए। विद्युत ऋणता क्या है इस पे मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर आप ये समझें कि ये जो ना बॉन्ड, इस बंध के इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ या तो इधर मान लें या फिर हम यूं कह सकते हैं सर इस तरफ हो जाए, तो किसी एक तरफ क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन का विस्थापन प्रभाव कहेंगे, ठीक है। ये अणु में होता है। आइए हम बात करते हैं कि ये कैसे। मैंने अभी आपको कहा कि जो अणु अपने होते हैं उनमें जो परमाणु हो उनकी विद्युत ऋणता में क्या होना चाहिए? अंतर होना चाहिए। तो ये विद्युत ऋणता क्या होती है? चलो इसी पे मैं थोड़ी सी बात कर देता हूं, फिर हम आगे चलेंगे इस टॉपिक पर कि विद्युत ऋणता बगैर आप इस चीज को समझ नहीं पाओगे। तो विद्युत ऋणता क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं हम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
क्या होती है, यानी कि इसे हम हिंदी में कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता या विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणात्मकता या विद्युत ऋणता। तो विद्युत ऋणता क्या होती है? विद्युत ऋणता किसी परमाणु की वह क्षमता होती है कि वह बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित रखता है। यानी किसी परमाणु द्वारा बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना, क्या करना? आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना। यानी कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम विद्युत ऋणता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत ऋणता कहते हैं। विद्युत ऋणता आपको मालूम होनी चाहिए कि कौन से एटम की विद्युत ऋणता कितनी होती है, क्योंकि विद्युत ऋणता का अंतर ही आपको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट को समझा पाता है। ठीक है, तो विद्युत ऋणता आप ऐसे समझेंगे कि आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है ना बेटा। पीरियोडिक टेबल में अपन क्या करते हैं बेटा कि एक साइड तो हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं और एक अप टू डाउन चलते हैं, यानी कि दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी में जाया जाता है। तो आपको पता है कि जब हम किसी आवर्त में यानी कि पीरियड में दाएं से बाएं लेफ्ट टू राइट अगर हम चलते हैं तो विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है। विद्युत ऋणता का मान क्या होता है? बढ़ता है, यानी कि विद्युत ऋणता बढ़ती जाती है। विद्युत ऋणता इंक्रीज होती जाती है। और अगर हम किसी ग्रुप की बात करें, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की बात करें यानी कि कॉलम की बात की जाए, तो कॉलम में क्या होता है कि ऊपर से जब नीचे की ओर चलते हैं तो विद्युत ऋणता कम होती जाती है। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल का एक गुण होता है विद्युत ऋणता को समझने के लिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हैलोजन जितने भी होते हैं बेटा, हैलोजन परमाणु जितने भी होते हैं, जैसे कि लाइक दैट फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे के सारे विद्युत ऋणी तत्व हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये भी विद्युत ऋणी तत्व हैं। ये भी कैसे बेटा? विद्युत ऋणी तत्व है। मतलब ये जब किसी के साथ सहसंयोजक बंध बनाते हैं यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा? उस परमाणु की ओर शिफ्ट हो जाता है, यानी कि बॉन्ड पेयर किधर शिफ्ट हो जाता है? उस परमाणु की ओर शिफ्ट हो जाता है जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। तो विद्युत ऋणता जिसकी ज्यादा होगी उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। इसका मतलब हम यूं कह सकते हैं कि जिसकी तरफ ये शिफ्ट होते हैं उस पर आंशिक यानी कि पार्शियली कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जिसकी ओर से ये शिफ्ट होते हैं उस पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मतलब ये बॉन्ड कैसा हो जाता है? ये बॉन्ड हो जाता है ध्रुवीय, पोलर बॉन्ड हो जाता है। पोलराइजेशन इसमें जनरेट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो दो पोल बन जाते हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। तो दो ध्रुव का निर्माण हो जाने से ये बॉन्ड कैसा होता है? ध्रुवीय बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, तो विद्युत ऋणता हम अगर याद रखनी हो तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की इनकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। मतलब ये किसी के साथ जब बॉन्ड बनाएंगे तो बंद के इलेक्ट्रॉन इसकी ओर होंगे, बॉन्ड पेयर किस इन तत्वों की ओर स्थित होगा। और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। अगर हम याद करें कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा अगर कोई विद्युत ऋणी तत्व है तो एक तो है बेटा फ्लोरीन, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता तो इसी की है। उसके बाद अगर बात करें तो ऑक्सीजन की, और उसके बाद अगर बात करें तो नाइट्रोजन की। इनकी विद्युत ऋणता बेटा इस क्रम में जब हम चलेंगे, विद्युत ऋणता तो कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है, किसकी तुलना में? क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, किसकी तुलना में? ब्रोमीन। और ब्रोमीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, किसकी तुलना में? आयोडीन। इसका रीजन है बेटा क्योंकि जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु की साइज बढ़ने लगती है। तो परमाणु की साइज जब बढ़ने जाती है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन होता है, उस परमाणु के नाभिक से दूर होने लगता है, यानी कि बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ जाती है। तो बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रॉन नाभिक यानी कि न्यूक्लियस जो होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है, उससे दूर होने लगेगा। तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आकर्षण बल क्या होगा? कम हो जाएगा। तो आकर्षण बल कम होगा, इसका मतलब विद्युत ऋणता भी क्या हो जाएगी? धीरे धीरे कम होने लगती है। समझे मेरा कहने का अर्थ क्या है? यदि हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु का साइज बढ़ेगा, तो विद्युत ऋणता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हम यूं कह सकते हैं कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता इन सभी एलिमेंट से ज्यादा है। और बात करें अपने अपने वर्ग में, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी है और नाइट्रोजन अपने वर्ग में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी है। अगर हम पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इन तीनों को हम इस नाम से जानते हैं, जो हम कहते हैं इन्हें फोन। किस नाम से जानते हैं हम? फोन के नाम से जानते हैं। यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और ये अपना फ्लोरीन है,
ये अपना ऑक्सीजन है और ये अपना नाइट्रोजन है। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता होती है फ्लोरीन की, फ्लोरीन से थोड़ी सी कम होती है किसकी, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से थोड़ी कम होती है नाइट्रोजन की। अगर हम इसे पॉलिंग के माप के अनुसार इसे देखें तो फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणता की माप होती है वो होती है 4, जबकि ऑक्सीजन की होती है 3.5 और नाइट्रोजन की होती है 3.0। तो ये विद्युत ऋणता का माप होता है। विद्युत ऋणता क्या होती है? सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी। किसी एटम की बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, अपनी ओर आकर्षित करने की जो कैपेसिटी होती है, उस क्षमता को हम क्या कहते हैं? विद्युत ऋणता कहते हैं। तो याद हुआ? चलो अब आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। अपना टॉपिक क्या था? अपना टॉपिक था कि सर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन के विस्थापन की हम बात कर रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन का विस्थापन यहां पर भी यही बात हुई कि ऐसा अणु जिसमें दो परमाणु हो और दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता में क्या हो बेटा? अंतर हो। तो विद्युत ऋणता में अंतर होगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व की ओर, यानी कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम की ओर रिप्लेसमेंट हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे, सॉरी। ठीक है, जैसे ही वो विस्थापित होते हैं तो उस एटम की तरफ जिस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है उस पे आंशिक, कैसा बेटा? आंशिक, यानी कि पार्शियली कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जिसकी ओर से शिफ्ट होता है उस पर आंशिक कैसा आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अपना ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो चलो हम बात करेंगे इस पर। तो अपना इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने? 2 टाइप्स का होगा। ठीक है, कितने टाइप का होगा? 2 टाइप्स का आपका ये होता है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका पोलराइजेशन इफेक्ट। पोलराइजेशन इफेक्ट, इसे परमानेंट इफेक्ट भी कहते हैं, इसे परमानेंट इफेक्ट भी कहते हैं। ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है। कैसा इफेक्ट होता है? परमानेंट इफेक्ट होता है, यानी कि मॉलिक्यूल में पहले से स्थित होता है। परमानेंट का मतलब है ये स्थायी प्रभाव है। कैसा प्रभाव है? स्थायी प्रभाव होता है। तो पोलराइजेशन इफेक्ट ये भी 3 प्रकार के हो जाते हैं। कितने प्रकार के हो जाते हैं? 3 प्रकार के हो जाते हैं। एक तो आपका ये हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट, जिसपे हम आगे चर्चा करेंगे। ये हो जाएगा आपका इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को हिंदी में कहते हैं बेटा प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव क्या कहेंगे? प्रेरणिक प्रभाव कहेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट को हम क्या कहेंगे? प्रेरणिक प्रभाव कहेंगे। और दूसरा जो हो जाता है ये जो अपना होता है ये होता है मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट को रेजोनेटिक इफेक्ट भी कहते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट भी कहा जाता है। मेसोमेरिक इफेक्ट को मेसोमेरिक इफेक्ट ही कहते हैं हिंदी में। और इसका दूसरा जो नाम है रेजोनेंस, इसको अनुनाद प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहेंगे बेटा? मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक प्रभाव। ठीक है, इसका एक नाम और है रेजोनेंस इफेक्ट, यानी कि अनुनाद प्रभाव भी इसे कहते हैं। अनुनाद प्रभाव भी इसे कहा जाता है। तो मेसोमेरिक प्रभाव या अनुनाद प्रभाव, ठीक है, इसे कहते हैं। और एक तीसरी जो टाइप्स होती है अपनी, तीसरी जो टाइप्स होती है वो होती है अपनी ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसे हिंदी में कहते हैं अतिशय युग्मन प्रभाव। अतिशय युग्मन प्रभाव कहेंगे बेटा। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को अतिशय युग्मन प्रभाव कहते हैं और इंडक्टिव इफेक्ट को अपन प्रेरणिक प्रभाव कहेंगे। मेसोमेरिक इफेक्ट को अनुनाद प्रभाव, इसे रेजोनेटिक इफेक्ट भी कहते हैं। तो ध्यान रखिए ये अपने जो 3 ये पोलराइजेशन इफेक्ट जो कि परमानेंट इफेक्ट है, इंडक्टिव, मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। दूसरा अपना जो तरीका आता है यानी कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का, वो 2 तरीके से हो जाती है। यानी पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट ऑफ, ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है। कैसा इफेक्ट होता है? टेम्परेरी इफेक्ट होता है, यानी कि अस्थायी प्रभाव होता है। कैसा प्रभाव होता है? अस्थायी प्रभाव होता है। इलेक्ट्रॉन का ऐसा
विस्थापन जो अस्थायी होता है, यानी कि अस्थायी का मतलब ये किसी न किसी के कारण जनरेट होगा, मतलब किसी अटैक करने वाले यानी कि अटैकिंग रिजल्ट जो होता है यानी कि इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, उसकी वजह से ये इफेक्ट जनरेट होते हैं। ये दो प्रकार के हो जाएंगे आपके। कितने प्रकार के हो जाएंगे? दो प्रकार के हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा इंडक्टोमेरिक इफेक्ट और एक हो जाएगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इंडक्टोमेरिक इफेक्ट जो होता है, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट यानी कि इंडक्टोमेरिक प्रभाव ये हो जाता है, और एक होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। ठीक है बेटा, तो ये अपने टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के प्रकार हैं कि इस प्रकार से इतने प्रकार से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, और इतने प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है तो उनको इफेक्ट का नाम दे दिया जाता है। तो पहला जो होता है वो पोलराइजेशन इफेक्ट है, और दूसरा जो है वो पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट है। और पोलराइजेशन इफेक्ट को तीन प्रकार से हमने डिवाइड किया है, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट, एक मेसोमेरिक इफेक्ट और एक हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, यानी कि प्रेरणिक प्रभाव, अनुनाद प्रभाव, अतिशयुग्मन प्रभाव। ठीक है, ये हिंदी में नाम है इनके। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो इफेक्ट है ये तीनों के तीनों ये परमानेंट इफेक्ट है, मतलब स्थायी प्रभाव है, ये पहले से किसी अणु या मॉलिक्यूल्स में मौजूद होगा। अब हम बात करते हैं पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट, टेम्परेरी इफेक्ट। ये इंडक्टोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दो प्रकार का होता है। तो इंडक्टोमेरिक और इलेक्ट्रोमेरिक दो प्रकार का होता है। ये किसी इलेक्ट्रोफाइल या किसी न्यूक्लियोफाइल के कारण जनरेट होता है, मतलब ये एक टेम्परेरी यानी कि अस्थायी प्रभाव होता है। कैसा होता है? अस्थायी प्रभाव होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले इस इफेक्ट की, जो कि अपना इंडक्टिव इफेक्ट। आज का टॉपिक मोस्ट यही है कि डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो होता है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? ये क्या होता है? ये कैसा डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कैसा विस्थापन है। तो सुनिए, जब किसी एटम की चेन में, किसी परमाणु की श्रृंखला में, ठीक है, कोई बॉन्ड पोलराइज्ड हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है, तो उस पोलराइजेबिलिटी यानी कि उस पोलराइज्ड यानी कि ध्रुवीय बंध की उपस्थिति के कारण उसके पास वाले बंध भी क्या हो जाते हैं? ध्रुवीय हो जाते हैं आंशिक रूप से। कैसे हो जाते हैं? आंशिक रूप से ध्रुवीय हो जाते हैं। तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। तो अपना आज का ये टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट में। तो इंडक्टिव इफेक्ट में हम इसे हिंदी में कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव। इसको समझे। देखो, मानो कि हमारे पास एक एटम की चेन है, हम कार्बन की चेन ले लेते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, और इस पर यहां पर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है X, और एक चेन ले लेते हैं हम कार्बन की दूसरी, और इस पर यहां पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है Y। अब मैं X और Y क्या चीज है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, X अपना है इलेक्ट्रॉन आकर्षी, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह। कैसा समूह है? आकर्षित समूह है, या एटम हो सकता है इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, यानी कि एटम हो सकता है, एटॉमिक ग्रुप हो सकता है, परमाणु का समूह, दोनों हो सकते हैं। तो यहां पर ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन आकर्षित, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने वाला है X। ठीक है, और दूसरी तरफ हम बात करें अपना Y, तो ये Y है बेटा अपना Y जो है ये है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी। तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी बेटा ये है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिपल करने वाला, इलेक्ट्रॉन को रिपल करने वाला, प्रतिकर्षित करने वाला।
एक होता है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला और एक इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने वाला। तो यहाँ पर हमने दो परमाणु या परमाणु के समूह की बात की है, एक तो है अपना x, एक अपना y। x क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, और y क्या है अपना इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित समूह है। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों जो हैं ये अपने किस में शिफ्ट हो रहे हैं बेटा, ये अपने किस में है, ठीक है, ये अपने जुड़े हुए हैं बेटा इन चेन में, जो एटम की चेन है, परमाणु की श्रृंखला है। यहां पर हम कार्बन परमाणु की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, देखो बेटा, ये जो x कैसा बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह बताया, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किसकी ओर होंगे, x की ओर शिफ्ट होंगे। कैसे होंगे बेटा, यानी कि x परमाणु इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट करेगा। जब ये अपनी ओर शिफ्ट करेगा तो ये बॉन्ड थोड़ा सा किसकी ओर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन किसकी ओर चले जाएंगे, x की ओर चले जाएंगे। किसकी ओर चले जाएंगे, x की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये x की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, जिस कारण से इस कार्बन पर और इस पर पोल बन जाएंगे, यानी कि ध्रुव बन जाएंगे। जिसकी ओर शिफ्ट हो रहा है उस पर बनेगा आंशिक, कैसा बनेगा, नेगेटिव चार्ज, और जिसकी ओर से हो रहा है उस पर कैसा बनेगा, आंशिक पॉजिटिव चार्ज। तो ये बॉन्ड कैसा हो गया बेटा, ध्रुवीय बॉन्ड हो गया। क्या होगा, ध्रुवीय बॉन्ड। तो किसी ध्रुवीय बॉन्ड के कारण उसके पास वाला बॉन्ड भी क्या हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है। क्या हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है। तो अपन यूं कह सकते हैं, जब ये x इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है तो ये जो पास वाले इलेक्ट्रॉन भी इसकी ओर विस्थापित हो जाते हैं, इसकी ओर विस्थापित हो जाते हैं। जब ये इसकी ओर विस्थापित होते हैं तो ये भी इसकी ओर चला जाएगा और ये भी थोड़ा सा इसकी ओर विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि x जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है तो कैसे विस्थापित हो जाता है, इसकी ओर विस्थापित हो जाता है। तो थोड़ा सा ये भी इसकी ओर विस्थापित हो जाता है, थोड़ा सा ये भी और इसकी ओर विस्थापित, ये भी थोड़ा सा और विस्थापित हो जाता है। मतलब श्रृंखला में जितने भी बॉन्ड पेयर हैं वो सारे के सारे उस x एटम यानी कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह की ओर विस्थापित होने शुरू हो जाते हैं। तो ये विस्थापन इस तरफ विस्थापित हो जाए, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस पर आंशिक नेगेटिव, इस पर आंशिक पॉजिटिव। अगर हम बात करें इसकी, तो इस कार्बन पर भी आंशिक पॉजिटिव आएगा, बट वो जो आंशिक पॉजिटिव आएगा वो इससे थोड़ा और कम होगा। मतलब हम लिखाएंगे इसे डबल डेल, इसे हम लिखाएंगे बेटा क्या, डबल डेल पॉजिटिव। मतलब आंशिक चार्ज है, पार्शियली चार्ज है, मतलब थोड़ा सा चार्ज है, थोड़ा सा आवेश है इन पर पॉजिटिव का। और इसी प्रकार से जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन पर भी आंशिक रूप से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, बट वो जो चार्ज आएगा वो इनसे भी कम होगा। मतलब हम उसे यूं रिप्रेजेंट करेंगे डबल डेल, ट्रिपल डेल पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हम जानते हैं कि चार्ज दो होते हैं। चार्ज क्या होते हैं बेटा, दो होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अब हमने थोड़े चार्ज को यानी कि पार्शियली चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, डेल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डेल। तो ये डेल्टा लगाने पर या डेल लगाने पर क्या होता है, ये चार्ज थोड़ा हो जाता है, इसे थोड़े को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, चलो बात करते हैं। अब हम बात करेंगे तो यहां से हमें ये पता चला कि जिस x की इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होने की वजह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए हैं, इधर शिफ्ट हो गए। ये बॉन्ड कैसा हो गया, ध्रुवीय। इस ध्रुवणता के कारण इसके पास वाला बॉन्ड भी कैसा हो गया, ध्रुवीय। इसके पास वाला बॉन्ड भी क्या हो गया, ध्रुवीय हो गया। आगे बात समझ में, तो मतलब ध्रुवीय बंध के कारण, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध के कारण उसके निकट वाले बंध भी ध्रुवीय हो जाते हैं। इस बंध को हम कहते हैं, इस इफेक्ट को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि प्रेरणिक प्रभाव। क्या कहते हैं, फिर से सुनिए कि किसी कार्बन श्रृंखला में ध्रुवीय बंध के कारण उसके निकट वाले बंध भी क्या हो जाते हैं, ध्रुवीय हो जाते हैं। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। अब यूं भी कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन आकर्षित परमाणु या परमाणु के समूह के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। ये जो प्रभाव होता है ये श्रृंखला में चलता है बेटा। किस में चलता है, श्रृंखला में चलता है। ये श्रृंखला में चलने का वैसा ही मैटर है। मान लो कि अपन लाइन टू लाइन खड़े हैं, एक के साथ एक सटकर लाइन टू लाइन खड़े, तो लाइन से लाइन जब हम खड़े, जब हम किसी एक को धक्का दे या एक को किसी को खींचेंगे तो वो एक साथ सारे के सारे खींचे आएंगे। ठीक है, एक साथ खींचे आएंगे। पर ये जो इफेक्ट होता है, मतलब फर्स्ट पर ज्यादा, सेकंड पर उससे थोड़ा सा कम और थर्ड पर उससे थोड़ा कम, इस तरीके से ये इफेक्ट लगता है। तो यही बात है, जब ये x इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो वो प्रभाव सबसे ज्यादा इस पे लगेगा। मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज जो आएगा वो थोड़ा ज्यादा आएगा। ठीक है,
और इस पर थोड़ा सा कम, इस पे हम यूं कह सकते हैं कि 1 या 2, 3 या 4 कार्बन के बाद में ये प्रभाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हम लिख सकते हैं कि 3 व 4 परमाणु के बाद प्रेरणिक प्रभाव कम हो जाता है। हम यूं कह सकते हैं और आगे चलने पे ये नेग्लिजिबल हो जाए, मतलब पूरा का पूरा खत्म हो जाता है ये प्रभाव, मतलब श्रृंखला में जारी रहने वाला प्रभाव है इंडक्टिव। अब आते हैं हम इस पर बात करते हैं। तो ये मान लो अपना कौन है, वाई। वाई कैसा बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉनों को रिपल करता है, रिपल्सिव करता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉनों को रिपल्सिव करेगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट होंगे, कार्बन की ओर शिफ्ट होंगे। किसकी ओर शिफ्ट होंगे, कार्बन एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। देखो मतलब अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो ऐसे करेंगे कि ये बॉन्ड हो गया और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट हो रहे हैं, वाई के कारण कार्बन की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस कारण इस वाई इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी जो अपना समूह है इस पर कैसा आ जाएगा चार्ज, इस पे चार्ज आ जाएगा अपना डेल पॉजिटिव और इस पर चार्ज आ जाएगा डेल नेगेटिव। अब इसी के कारण इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी प्रतिकर्षित होंगे। जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होंगे तो वो इसकी ओर होंगे, तो इस कार्बन पर आंशिक कैसा आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। अब इसकी वजह से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी इधर शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट होंगे तो इन पर भी क्या आ जाएगा, आंशिक रूप से कैसा चार्ज आ जाएगा, ट्रिपल आंशिक लिख देते हैं, कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह क्या करते हैं, कार्बन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं, कार्बन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं। अब यूं समझे, जब ये एक्स लगा हो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह तो कार्बन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने लगती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने लगता है। और जब वाई लगी हो यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह अपना जुड़ा हुआ हो तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह के कारण कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने लगता है। तो ये था अपना इंडक्टिव फैक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। अब हम बात करते हैं कि ये एक्स और ये वाई यानी कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह कौन कौन से होते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि सर ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाला है, ये कार्बन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, ये कार्बन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हमें कुछ याद करना होगा। ठीक है, आइए हम चलते हैं। इंडक्टिव फैक्ट ग्रुप। इंडक्टिव फैक्ट ग्रुप क्या होता है, इंडक्टिव फैक्ट ग्रुप वह परमाणु या परमाणु का समूह है, यानी कि वह एटम या एटॉमिक ग्रुप होता है जो एटम की चेन में, कार्बन की चेन, एटम की चेन में परमाणु की जो श्रृंखला होती है उसमें क्या कर देता है, इंडक्टिव फैक्ट क्या कर देता है, प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न कर देता है। तो ऐसे ग्रुप को, ऐसे एटम को, ऐसे परमाणु या परमाणु के समूह को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इंडक्टिव फैक्ट ग्रुप। क्या कहेंगे बेटा, इंडक्टिव फैक्ट ग्रुप। इंडक्टिव फैक्ट ग्रुप दो होते हैं बेटा, कौन कौन से होते हैं, दो होते हैं इंडक्टिव फैक्ट ग्रुप। एक तो होता है बेटा माइनस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप, और एक होता है बेटा प्लस आई ग्रुप। तो माइनस आई ग्रुप और प्लस आई ग्रुप ये कौन कौन से होते हैं ये हमें देखना है। तो माइनस आई ग्रुप वो होता है जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला ग्रुप क्या होगा, माइनस आई होगा। और प्लस आई कौन सा होता है, जो इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करे, इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करे। तो इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने वाला ये तो होगा इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। कौन सा होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, माइनस आई समूह। और प्लस आई ये होगा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन
प्रतिकर्षी समूह होगा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि सिर्फ माइनस आई कौन से होते हैं और प्लस आई कौन से होते हैं। तो चलो आपको मैं याद करवाता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं माइनस आई की। तो मैं यहां पर लिखता हूं माइनस आई प्रभाव का घटता क्रम, यानी कि माइनस आई प्रभाव का घटता क्रम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई नेगेटिव आई फैक्ट, या हम यूं कह सकते हैं नेगेटिव इंडक्टिव फैक्ट। क्या कह सकते हैं? तो प्रभाव का घटता, डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लिखेंगे यहां पर। तो हमारे कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा माइनस आई प्रभाव कौन रखता है देखेंगे। देखो बेटा, मैं यहां पर सिंबल लगाने वाला हूं, इस सिंबल को भी आप समझेंगे NO2। ये सिंबल, ये बेटा ग्रुप को प्रेजेंट करता है, यानी कि किसी न किसी से अटैच होगा। अटैच होगा तभी तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा ना। ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा किसका माइनस आई प्रभाव होता है? NO2 का माइनस आई प्रभाव होता है, यानी कि NO2 जो होता है वो कैसा आकर्षित समूह है? इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, यानी कि माइनस आई प्रभाव शो करने वाला समूह है। कौन? NO2, जिसे हम नाइट्रो कहते हैं। ठीक है, NO2 सबसे ज्यादा क्या होता है? माइनस आई वाला होता है। NO2 के बाद में अगर हम बात करें तो साइनाइड होगा। कौन होगा बेटा? साइनाइड। तो CN सबसे ज्यादा होता है। साइनाइड यानी कि NO2 के बाद में अगर कोई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने वाला होता है वो कौन होता है? साइनाइड होता है। साइनाइड के बाद में अगर हम बात करें तो इसके बाद में आता है अपना COOH। COOH कौन आता है? COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद में अगर हम बात करें तो कौन आता है? अपना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आएगा। कौन आएगा बेटा? यानी कि फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद कौन आएगा? क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद कौन आएगा बेटा? ब्रोमीन, और ब्रोमीन के बाद कौन आएगा? आयोडीन। इसी प्रकार से मैं आगे इसको बता देता हूं। NO2 साइनाइड। ठीक है, इसके बाद में अपना आता है आयोडीन के बाद में ईथर। कौन आएगा? ईथर। ईथर ROR लिखते हैं। ईथर के बाद में अपना आता है, ईथर के बाद में अपना आएगा ईथर के बाद में अपना आएगा फेनिल C6H5। C6H5, ठीक है बेटा, C6H5 फेनिल। और इसके बाद में आएगा लास्ट में अपना हाइड्रोजन। ठीक, आगे बात समझ में। तो अगर हम बात करें इस चीज की, इधर देखें तो हम यहां पर बात करेंगे कि NO2 जो होता है वो माइनस आई प्रभाव होता है, साइनाइड होता है। ये घटता क्रम है बेटा, माइनस आई प्रभाव का घटता हुआ क्रम है, माइनस आई ग्रुप का घटता हुआ क्रम है। ये इसी क्रम में किसी भी एटम की चेंज होती है, यानी कि परमाणु की जो श्रृंखला होती है उसमें अपना प्रभाव जनरेट करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो NO2 सबसे ज्यादा होगा। देखें इधर देखें, माना कि ये कोई कार्बन की चेन है, सॉरी माना ये क्या है? कार्बन की चेन है। ठीक, इस कार्बन की चेन में यहां पर अपना जुड़ा हुआ है NO2। क्या जुड़ा हुआ है? NO2। तो NO2 क्या करेगा? इस सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन का किस साइड होगा? NO2 की ओर होगा। किस साइड होगा? NO2 की ओर होगा। तो ये सारे के इलेक्ट्रॉन इसकी ओर होंगे, इसकी ओर होंगे, तो आंशिक रूप से ये भी इसकी ओर शिफ्ट होगा, और ये भी इसकी ओर शिफ्ट होगा, और ये भी इसकी ओर शिफ्ट होगा। समझ गए? ये है, ये मतलब सारे इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। अब हम बात करें कि एक और अपने पास कार्बन की चेन ले रहे हैं अपन। ठीक, तो वो होगा अपना यहां लगा हुआ है CN। अब आपसे कंपैरिजन करवा दें कि NO2 का माइनस आई ज्यादा रहेगा या साइनाइड का, यानी कि CN का माइनस आई ज्यादा रहेगा या NO2 का। तो ये क्रम देखें,
NO2 का ज्यादा माइनस आई रहेगा क्योंकि साइनाइड NO2 के क्रम में बाद में आता है। ठीक है, तो हमें पता चला है कि ऐसा नहीं है कि साइनाइड का रहेगा नहीं, साइनाइड का भी है बट इसकी तुलना में कम, इसकी तुलना में थोड़ा कम। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ये भी आकर्षित करता है पर इसकी तुलना में कम। समझ में आ गई बात? तो इससे भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी ओर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे भी एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि यदि हम बात करें, अगर हम बात करें कि मानो कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन है, अब मैं यहां जोड़ दूं NO2 और यहां जोड़ दूं CN। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड मैं यहां दिखा देता हूं, ये जो बॉन्ड है आपका, ये बॉन्ड, ठीक, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट होंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट किसकी तरफ होगा, विस्थापन किसकी तरफ होगा, जिसका माइनस आई ज्यादा है। तो हमें पता है साइनाइड की तुलना में NO2 का माइनस आई ज्यादा है, तो NO2 का माइनस आई ज्यादा होने की वजह से ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये किसकी ओर शिफ्ट होंगे, ये NO2 की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब यूं कह सकते हैं कि साइनाइड से NO2 ज्यादा ताकतवर है। ये दो पहलवान है, एक साइनाइड एक NO2। NO2 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींचता है, किसकी कंपैरिजन में, किसकी तुलना में, साइनाइड की तुलना में। यही कंपैरिजन हम यहां पर देख सकते हैं, COOH, FCl, BrIRORC6H5H, ये सारा का सारा कौन से समूह है बेटा, याद कर लो। माइनस आई प्रभाव का घटता क्रम, NO2, साइनाइड, COOH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ईथर, फेनिल ग्रुप जिसे हम C6H5 फेनिल ग्रुप, बेंजल ग्रुप भी कह सकते हो आप। ये सारे के सारे वह परमाणु और परमाणु के समूह है बेटा। ये तो परमाणु हो गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बाकी सारे परमाणु के क्या है बेटा, समूह है। तो ये वह परमाणु परमाणु के समूह है कि किसी भी परमाणु की श्रृंखला में, चाहे वो कार्बन की आदर्श हो, हम यहाँ कार्बन की बात करते हैं, तो किसी भी कार्बन परमाणु की श्रृंखला में ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित रखते हैं, जिसकी वजह से इनके पास वाला बॉन्ड क्या होता है, ध्रुवीय हो जाता है। इनके पास वाला बॉन्ड पोलराइज्ड हो जाता है। जब ये पोलराइज्ड हो जाएगा तो इसके पास वाले बॉन्ड भी पोलराइज्ड हो जाते हैं। हम यूं कह सकते हैं कि सर इस पर अब केसी चार्ज है, इस पर केसी चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे डबल आंशिक पॉजिटिव चार्ज है, इस पे ट्रिपल आंशिक पॉजिटिव चार्ज है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे कि सर इस पर कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव, इस पर डबल डेल पॉजिटिव, इस पे ट्रिपल डेल पॉजिटिव। इस तरीके से ये प्रभाव एक श्रृंखला में जारी रहता है, पर कुछ समय बाद, कुछ श्रृंखला में दूर जाने के बाद ये प्रभाव समाप्त हो जाता है। ये था इंडक्टिव इफेक्ट। ये बात हम कर रहे थे माइनस आई प्रभाव के घटते क्रम की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, अपना कौन सा रह गया है, कौन सा रह गया है अपना, प्लस आई रह गया है सर, प्लस आई रह गया है। ठीक है, तो देखिए भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें प्लस आई प्रभाव इफेक्ट का घटता क्रम, ठीक है, प्लस आई प्रभाव का घटता क्रम की अगर हम बात करें तो सर सबसे ज्यादा प्लस आई किसका होगा। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं यहां पर बेटो, एल्किल ग्रुप चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब प्लस आई प्रभाव शो करते हैं। एल्किल ग्रुप क्या होता है आप सभी जानते हैं, ये हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। किसकी चेन होती है, किसकी श्रृंखला होती है, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले जो यौगिक होते हैं उनकी चेन होती है, जिसे हम एल्किल ग्रुप कहते हैं। एल्केन से बनता है जब एल्केन के एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हम किसी और से करवा दें, अदर्स मतलब किसी और का मतलब है किसी परमाणु या परमाणु के समूह से। आगे बात समझ, तो किसी परमाणु या परमाणु के समूह से जब हम हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन जो होता है उसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट कर दे तो बनने वाला जो ग्रुप होता है उसे एल्किल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्किल ग्रुप कहते हैं। तो एल्किल ग्रुप जितना भी होता है ये है बेटा एल्किल ग्रुप। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एल्किल समूह कहते हैं। और एल्किल समूह क्या होती है बेटा, हाइड्रोकार्बन होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये आर कोई एलिमेंट्स नहीं है, आर क्या है बेटा, हाइड्रोकार्बन की चेन है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो एल्किल समूह का
कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट होता है। अब यहाँ एल्किल समूह की भी बात करेंगे। सर ऐसे कौन कौन से एल्किल समूह हैं जिसका प्लस आई ज्यादा होता है? तो ध्यान रखिए, जितना बड़ा एल्किल समूह होगा उसका प्लस आई इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा होगा। जितना बड़ा यानी कि कार्बन की चेन जितनी बड़ी होगी, चाहे वो साकित हो चाहे असाकित हो, उसका प्लस आई इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो किसकी होगी? तो हम लिखेंगे CH3 होल थ्राइस C। ये जो ग्रुप होता है, यदि ये कार्बन श्रृंखला में जुड़ा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा। मतलब ये कैसा समूह है? इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने वाला समूह है। मतलब कार्बन की चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। क्लियर? अगर हम बात करें इसकी सबसे ज्यादा, इसके बाद में किसकी ज्यादा है, तो हम यहां कहेंगे कि CH3 होल टू CH समूह है। इसकी इससे थोड़ी सी, ऐसा नहीं है कि है नहीं है, इसका भी ही इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने वाला ही प्रभाव है, यानी कि प्लस आई इफेक्ट है ये भी, बट इससे थोड़ा सा कम। अगर हम बात करें इसकी, इसके बाद में अपना आता है CH3 CH2। ठीक है, हम यूं कर सकते हैं सर ये जो कार्बन है 3 डिग्री कार्बन है, ये कार्बन जो अपना 1 डिग्री कार्बन, और ये अपना कार्बन है सॉरी ये अपना कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, और ये अपना 1 डिग्री कार्बन है। तो ये उस तरीके से भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो CH3 CH2 के बाद में यदि हम देखें तो किसका होगा? CH3 का। किसका होगा बेटा? CH3 का होगा। तो CH3 के बाद में अगर हम बात करें तो किसका होगा? H का होगा। किसका होगा? H का। तो H तो दोनों में आ रहा है बेटा, ठीक है ना। H का वैसे कोई माइनस आई प्लस आई नहीं है, H तो कार्बन के साथ होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। वो न तो इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट कर मतलब अपनी ओर खींचता है, न किसी को देता है। ठीक है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो बस बॉन्डिंग बनाता है, सहसंयोजक बंध बनाता है कार्बन के साथ या अन्य किसी एलिमेंट के साथ, वो अपना सहसंयोजक बंध बनाता है। क्लियर? तो यहाँ पर इसकी हम बात करेंगे, सारे के सारे वह समूह हैं जो किसी भी चेन में, किसी भी चेन का मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात, यानी कि अगर मैं कह दूं कार्बन की चेन, ठीक है, तो इस कार्बन की चेन में यहां पर अगर मैं लगा दूं कि अपना ये लगा हुआ है सर, ये ग्रुप है एक CH3 और CH3 लगी हुई है बेटा, तो ये पूरा ग्रुप इस इलेक्ट्रॉनों को इसकी ओर क्या कर देगा? शिफ्ट कर देगा, विस्थापित कर देगा, डिस्प्लेसमेंट कर देगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कर देगा इसकी तरफ। तो यहाँ पर कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम यूं कह सकते हैं सर इस पर आंशिक कैसा आने लगता है? इस पर आंशिक नेगेटिव चार्ज, इस पर आंशिक डबल आंश नेगेटिव, इस पर ट्रिपल नेगेटिव, और इस पर कैसा रहेगा? इस पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज रहेगा। आगे बात समझ में? तो हम यूं कह सकते हैं ये है हमारे प्लस आई और माइनस। तो आज की क्लास में हमने ये देखा, क्या देखा कि बेटा प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है। क्लियर? तो आपको याद करने हैं ये सारे के सारे समूह, ये समूह आपको याद हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर माइनस आई क्या है, प्लस आई क्या है। चलो मैं एक बार आपको फिर बता देता हूं, देखते हैं अपन। सॉरी ये देखिए बेटा, ठीक है, तो ये सारा का सारा आ गया, ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है। तो दोनों आपको याद करने, अगर आप प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप को याद करना चाहते हैं तो आप यहां से नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने में, और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाले वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।